हाउ इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान से आया हुआ टेररिस्ट एक होस्टाइल टेरिटरी में ऑपरेट करता है, जंगल वॉरफेयर को जानता है, माउंटेन वॉरफेयर को जानता है, और हमारे लोग कहते हैं कि भाई वहां पे हम इसलिए अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी ट्रेनिंग नहीं है, हमको अभी कोबरा फोर्स को डेवलप करना है। ये जो ये ना तैयारी है, ये ना तैयारी क्यों है, इसकी जिम्मेवारी कौन ले सकता है? मुझे संजय जी, मैं बड़े विनम्र तरीके से, मैं आपको मालूम है, मैं आई एम नॉट यूज्ड टू हाइपरबोल, मनोज सिन्हा जी, अजीत डोवल जी, अमित शाह जी, इन तीनों के बीच में किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। ये हमारे कारण हो गई गड़बड़। आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद अमित शाह जी का फरमान था कि आप इसको सेलिब्रेट नहीं कीजिए, जम्मू में, लद्दाख में इसको सेलिब्रेट नहीं कीजिए। ये मुझे बताइए इसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है, इसके टैक्टिकल अप्रोच क्या है, इनको कौन इंफॉर्मेशन देता है, ये कैसे असेसमेंट करते हैं ग्राउंड पे? आपको सजाद लोगों को आगे चलाना है कि अल्ताफ बुखारी को आगे चलाना है, ये असेसमेंट इनको कौन देता है? क्या वो सबवर्सिव एलिमेंट्स अंदर बैठे हैं जो इनको बोल रहे हैं? और मैं आज के इस प्रोग्राम में कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा डैमेज जो जम्मू कश्मीर को हो रहा है, जो हिंदुओं को हो रहा है, वो संघ की थिंकिंग से हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थिंकिंग से हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता से मोहन भागवत कहीं कहीं एक अभिशाप तो नहीं बन गए हैं हिंदुओं के लिए, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम एक दुख भरी घड़ी में मिल रहे हैं जब कल पहलगाम में हमारे 28 नागरिकों की एक दुर्दांत हत्या की गई है। और हमारे साथ आज हैं डॉक्टर अजय चुंगू जी। डॉक्टर अजय चुंगू का मैं स्वागत कर रहा हूं आज के इस कार्यक्रम में। और ये आप सभी से बताना चाहता हूं, और आप सभी जानते भी हैं कि डॉक्टर चुंगू काफ़ी समय से कह रहे हैं कि ये अप्रोच जो है हिसाब की मोर टूरिज्म मींस मोर नॉर्मलसी, ये गलत है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली उनकी बात सही साबित हुई। तो मैं डॉक्टर चुंगू के पास चलता हूँ सीधे। डॉक्टर चुंगू, ये तो आप काफ़ी समय से कह रहे थे, लगभग आप जब ये यहाँ पे धांगरी और शिवखोड़ी वाले इंसिडेंट हुए थे उसके बाद से ही आप लगातार कह रहे थे कि ये अप्रोच गलत है और इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। जी देखिए, एक बात जो हम समझते थे कि कम से कम पिछले 10 साल में करेक्ट हो जाएगी, वो ये था कि भाई हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जो टेररिस्ट वायलेंस और इसका आइडियोलॉजिकल नेचर, इसको रिकॉग्नाइज करें। वो हुआ नहीं, क्योंकि जिहादी वायलेंस है, एक जिहादी वॉर फॉर्म है, और इसका प्राइम टारगेट है हिंदू डेमोग्राफी। ये जिनोसाइडल एट्रिशन के माध्यम से, डेमोग्राफिक इंटीग्रेशन करने के माध्यम से, या मुस्लिम डेमोग्राफिक एक्सपेंशन के माध्यम से ऑपरेट करता है। तो उस कंटेक्स्ट में जब हम देखते थे, हमको लगता था कि भाई जम्मू कश्मीर में जिस तरह से टेररिज्म को हैंडल किया जा रहा है, इसमें टेररिज्म की पूरे स्वरूप को ट्रिविलाइज करके, इसको कम आंकलन करके बताया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा खतरा ये था कि जो सॉफ्ट टारगेट्स इंडियन सिविलियंस, खासतौर से कश्मीर में या जम्मू के वल्नरेबल एरियाज में है, उनको सबसे ज्यादा खतरा था। इस बात को लेके भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली संज्ञान नहीं लिया। और देखिए, अगर टेररिस्ट वायलेंस का अगर आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव जिनोसाइड ऑफ हिंदूज है, और जो जिसको उन्होंने बार बार साबित किया कश्मीर में हिंदू जिनोसाइड करके, और बाद में जिनोसाइड का जो स्पिल ओवर हो गया इनटू जम्मू एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसका पूरा जो स्वरूप है वो हिंदू जिनोसाइड। इस बात को भारत सरकार ने कभी नहीं माना। उन्होंने समझा कि अगर हम एक नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी के माध्यम से लोकल पॉपुलेशन को हम अपने दायरे में ला सकते हैं, तो हम टेररिज्म को कम कर सकते हैं। अब इस सोच में दो बातें थी। एक बात, इस सोच में एक प्रॉब्लम ये थी कि लोकल पॉपुलेशन के गर्भ में से टेररिज्म निकलता है। ये टेररिज्म सारा पाकिस्तान से नहीं आता है।
तो जब लोकल पॉपुलेशन के गर्भ से, मुस्लिम पॉपुलेशन के गर्भ से जब टेररिज्म निकलता है, आप इस बात फैक्टर को आप नजरअंदाज करते हो, तो आप बेसिकली सैंक्चुरी ऑफ टेररिज्म को नजरअंदाज करते हो। ये एक इसका पहलू था। दूसरा पहलू ये था कि आप जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनकी जो भीतर में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और आइडियोलॉजिकल कंपटीशन है, उनको आप नजरअंदाज करते हो। और उस कॉम्पिटिटिव टेररिज्म में सबसे ज्यादा वल्नरेबल तो हिंदू सिविलियन है। देवबंदी वायलेंस अहले हदीस वायलेंस के साथ आइडियोलॉजिकली मीट नहीं करती है। अहले हदीस वायलेंस जमात इस्लामी के साथ एग्री नहीं करती है। और जब ग्राउंड पे इनको compete करना होता है, ये टेररिस्ट कंपटीशन में के माध्यम से compete करते हैं। और इनमें से किसी भी ग्रुप को जिसको पाकिस्तान की शाय है, उसके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो पाकिस्तान की शाय पे नहीं है, ऑटोनॉमस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। और इस पूरे फ्रेमवर्क में सबसे ज्यादा वल्नरेबल हिंदू पॉपुलेशन बनती है, क्योंकि इनमें कॉम्पिटिटिव जिहाद और कॉम्पिटिटिव, जिसको आप कहें हिंदू हेट्रेड का जज्बा, उस वक्त डोमिनेट करता है। तो ये बात नजरअंदाज की भारत सरकार ने कि भाई जितना जितना ग्लोबल पान इस्लामिक मूवमेंट फ्रैक्चर हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, उतना उतना जम्मू कश्मीर एक कॉन्वर्जेंस बनता है इन सारे फिस्परस ग्रुप्स के लिए। और सब लोग एंटी हिंदू वायलेंस को खड़ा करके या इसको इस पे फोकस करके ऑपरेट करेंगे। वो कश्मीर में एक पॉसिबिलिटी थी, वो चल रहा था। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने चूंकि इस बात का आंकलन नहीं किया कि हिंदू पॉपुलेशन को कितना नुकसान है, तो भारत सरकार ने कॉन्वर्सली कहा कि हिंदू पॉपुलेशन को एज टूरिस्ट अगर भेजा जाए तो हम इस इकोनॉमिक, जिसको आप कहेंगे एंटेंगलमेंट अगर नहीं कहेंगे वो बुरा, वो अगर इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोकल पॉपुलेशन को पार्टिसिपेट करवा के हम टेररिज्म को लोगों से दूर करेंगे। ये एक किस्म से अपने पॉपुलेशन सेगमेंट्स को एक जिसको आप कहेंगे एक टेररिस्ट एनवायरनमेंट में एक शील्ड बनाने वाली एक प्रक्रिया थी बाय इम्प्लीकेशन। और ये बार बार हो रही है। उन्होंने टेररिस्ट ने पिछले 2 साल वहां पे रह रहे हिंदुओं के हर एक सेगमेंट पे टेररिस्ट एक्ट्स किए। उन्होंने जो माइग्रेंट लेबरर्स बाहर से आए हैं उन पे टेररिस्ट एक्ट्स किए, मैसेकर्स किए हैं। अब सिर्फ एक टूरिज्म का एरिया बचता था कश्मीर में। जम्मू में ऑलरेडी शिवखोड़ी में उन्होंने हिंदू पिलग्रिम टूरिस्ट पे हमले किए। क्योंकि भारत सरकार ओन नहीं कर पा रही है इस बात को कि भाई टेररिज्म का टारगेट हिंदू है और हिंदू के खिलाफ जिनोसाइडल वायलेंस करना उसका एक तरीका है, क्योंकि इन दो बातों को भारत सरकार इंटरनलाइज ही नहीं करती है। इसके कारण जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं वो सारी, उसमें वल्नरेबिलिटी, उसमें जो खतरा है हिंदुओं का बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता है। तो इस वक्त भी वही हुआ। हम 2 साल से इनको चिता रहे थे कि भाई टूरिज्म सेकुलरिज्म के माध्यम से आप टेररिज्म को फाइट नहीं कर सकते। तो हमारी बात करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट तो नजरअंदाज होती गई। तो मुझे लगता है, मैं अपने इस ओपनिंग कमेंट को यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई अभी खतरा कम नहीं हुआ है। ये सिर्फ मैसेज नहीं, ये बढ़ेगा खतरा। और ये इसलिए भी बढ़ेगा खतरा कि जिसको आप कहिए पाकिस्तानी स्टेट की अब ओपन प्रोक्लेमेशन है कि भाई इंडिया के साइड पे दे विल हैव टू टर्न द बेंड नाउ। उनकी बलोचिस्तान में जो कुछ भी हो उसके बाद तो उनकी डिक्लेरेशंस हैं इंडिया के बारे में। और एक तो वो है कि पाकिस्तानी स्टेट का एक कंपल्शन भी है और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव भी है इंडिया में, खासतौर से जम्मू कश्मीर में गड़बड़ करने का। दूसरे साइड से जो वहां पे इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तानी स्टेट के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट है, उनका भी एक आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तानी स्टेट को बिलिटल करके दिखाना या उनको, तो उनके लिए भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है जम्मू कश्मीर में कॉम्पिटिटिव टेररिस्ट वायलेंस के माध्यम से अपनी प्रेजेंस को डिक्लेयर करना। और ये एक विशियस मिक्स बन गया। मैं संजय जी आपको कहना चाहता हूं कि खतरा है कि ये खतरा ये भी है कि कहीं किसी टूरिस्ट बस को एब्डक्ट न किया जाए। होल हॉग एक टेररिस्ट ब्लैकमेल का एक ऑपरेशन जो पहले भी उन्होंने किया और रूबिया सईद के टाइम पे किया उन्होंने,
कांधार हाईजैकिंग के टाइप पे टेररिस्ट ब्लैकमेल की बात की, और उस वक्त दोनों टाइम पे बीजेपी को जो भी लीडर्स थे, पहले तो वो आउटसाइड सपोर्ट कर रहे थे, बाद में गवर्नमेंट थे, वो प्रेशर को विथस्टैंड ही नहीं कर पाए, पब्लिक प्रेशर को विथस्टैंड ही नहीं कर पाए। इस वक्त भी खतरा है कि ये वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। देखिए, एक महिला जिनके हस्बैंड को मारा गया, उसका इंटरव्यू सोशल मीडिया पे है, तो उन्होंने कहा है कि उस महिला ने कहा कि भाई मेरे को हमने टेररिस्ट को बोला कि हमको भी मारो, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपके हस्बैंड को हमने मारा, आपको तो नरेंद्र मोदी मारेगा। इमेजिन कीजिए इस स्टेटमेंट की इम्प्लीकेशन क्या है। इसलिए हम किसी अभी इमीडिएट फ्यूचर में हमको समझना चाहिए कि पान इस्लामिक जिनोसाइडल टेररिस्ट वायलेंस के खतरे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगे और भारत में बढ़ेंगे। अगर हम उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो बहुत ही घातक रहेगा हिंदुओं के लिए और देश के लिए। आप तो बहुत समय से कहते आए हैं कि इसमें जो इम्प्लिसिट है, जो सबसे जो डिल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी के अलावा एक बहुत बड़ी एक इसको इनएबिलिटी कह लें, अयोग्यता कह लें कि साहब हम जिहाद की प्रकृति को पहचानना ही नहीं चाहते। ये आप जो कह रहे हैं ना कि ये इनकैपेबिलिटी नहीं है, ये सबवर्सिव रीच है जिहाद की। क्योंकि हमारी जो फॉर्मुलेशंस बनी है सिविलियन लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, वो ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं, हम समझते हैं कि जिहाद को इग्नोर करके, जिहाद को नजरअंदाज करके हम इस लड़ाई को जीतेंगे, या ये कह के कि भाई जिहाद को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। जिहाद एक स्पिरिचुअल परस्यूट है, इसको फिजिकल जो वॉर के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जिहाद के कॉन्सेप्ट का एक मिसयूज है। अब ये बात है, ये एंट्रेंच्ड है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में इंडिया की, ये बहुत समय से एंट्रेंच्ड है। इसकी जिम्मेवारी आप कंटिन्यूटी में जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हैं उनको दे सकते हैं। उन्होंने कभी भी कन्फ्रंट नहीं करवाया मुस्लिम पॉपुलेशन को कि भाई ये टेररिस्ट वायलेंस आपके घर में से निकल रही है। उन्होंने कभी भी उनको कन्फ्रंट नहीं करवाया कि भाई ये आपकी जिम्मेवारी है। आप अपनी सोसाइटी में, अगर आप कहते हो कि जिहाद का जो पर्पस है, जिहाद का जो ऑब्जेक्टिव है, ये स्पिरिचुअल है, तो जब जिहाद को कंसिस्टेंटली सैकड़ों साल से डिप्लॉय किया गया है फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम्स के लिए, इस बात को आपको क्लियर करना है, इसके लिए आपको मत बनाना है। ये कभी भी इंडियन लीडरशिप के किसी भी अंग में, और जिसमें मैं समझता हूं कि बीजेपी सरकार भी मुलविस है, उन्होंने ये कॉन्फ्रंटेशन की ही नहीं। वो अभी भी एक टेररिस्ट एक्ट के बाद कहते हैं ये पाकिस्तान ने किया। वो टेररिस्ट एक्ट के बाद हमको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान को करना ही है, लेकिन उसमें जो बाकी डायमेंशंस हैं टेररिज्म के, वो सारे नजरअंदाज होते हैं। और सबसे बड़ा डायमेंशन है कि टेररिज्म एक लोकल एनवायरनमेंट में फलता है, फूलता है, पनपता है और ऑपरेट करता है। वो लोकल एनवायरनमेंट बेल आउट हो जाता है। भारत सरकार की एक पॉलिसी रही है जिसको मैं कहता हूं डिविडेंड टू सेपरेटिज्म एंड टेररिज्म। एक पॉलिसी कॉन्टिन्यूसली रही है जो बीजेपी सरकार ने भी चलाई है कि भाई हम जहां पे टेररिज्म हो रहा है उन एरियाज में डेवलपमेंट करें, उन एरियाज में नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी करें, तो उसके कारण लोगों की एलिनेशन खत्म हो जाएगी और फिर लोग इस साइड से आएंगे। पहले तो ये असेसमेंट ही गलत थी, लेकिन अगर आप इसको मान भी लें, इनके सामने कंसिस्टेंटली ये पॉलिसी फेल हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भी इस बात को नहीं, जम्मू कश्मीर के जो लोग, जो सोसाइटी के सेगमेंट टेररिज्म का साथ नहीं देते हैं, डेवलपमेंट का पहला फोकस वो होंगे, उन्होंने कभी नहीं किया। क्योंकि उसमें पहले तो फोकस में हिंदू आता और फिर मुसलमानों में भी वो सेगमेंट आते हैं जिन्होंने टेररिज्म का मुकाबला किया, और दो चाहती है। तो वो सिलसिला चला कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंटल रहा वो इन एरियाज में रहा। हमारा, आपकी आवाज कट रही है बार बार, या प्रो टेररिज्म एक्टिविटीज सबसे ज्यादा थी। साउथ कश्मीर में हमारा सबसे ज्यादा एम्फेसिस रहा पिछले 1-1.5 दशक से। राजौरी पुंछ एरिया में, किश्तवाड़ भद्रवाह एरिया में हमारा रहा। और इन सारे एरिया, और हमने इतना ही नहीं किया
किस तरह से हम इन एरियाज को कनेक्ट करें, ये काम हमने किया। इसलिए प्रॉब्लम एक पैराडाइमल है, और जो पैराडाइमल प्रॉब्लम है वो सबवर्सिव एंट्रेंचमेंट के कारण है, वो बेवकूफी के कारण नहीं है। देयर आर फोर्सेस आउटसाइड द गवर्नमेंट एंड इनसाइड द गवर्नमेंट जो चाहती हैं कि एक पर्टिकुलर पैराडाइम को प्लेस किया जाए, जिसमें आप कहो कि टेररिज्म एक छुटपुट घटना है, एक एबरेशन है, टेररिस्ट को वहां से इन्फिल्ट्रेशन को रोक के इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ये सोच सही नहीं है। आप एक जिहादी मोमेंट का मुकाबला कर रहे हैं, एक जिहादी वॉर फॉर्म का मुकाबला कर रहे हैं, और उस जिहादी वॉर फॉर्म का पहला ऑब्जेक्टिव जिनोसाइड ऑफ हिंदूज है, डेमोग्राफिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिंदूज है। वो दोनों करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। इस वक्त भी वही मैसेज है, जिनोसाइडल मैसेज ही है। जी, तो ये जहां पर हुआ है वो स्थान काफी दूर है एलओसी से, तो ऐसे कैसे हो गया कि ऐसे स्थान पर इतने सारे टूरिस्ट जा रहे हैं और वहां पर कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं थी? ये क्या ये भी कंप्लेसेंसी का ही नतीजा है? ये समझ का नतीजा है। देखिए, कश्मीर घाटी के मोस्ट ऑफ इट्स एरियाज, जिसको आप टूरिस्ट एरियाज कहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एरिया हैं, वो एलओसी से भी दूर हैं और वो इंटरनेशनल बॉर्डर से भी दूर है। जब हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं, अनंतनाग की बात करते हैं, पहलगाम की बात करते हैं, ये सारे, इनकी कोई कंटिन्यूटी पाकिस्तान के साथ नहीं है, या इनकी कोई कंटिन्यूटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ नहीं है। और पिछले 2 दशक से जो मैसेज है टेररिज्म की, सबसे ज्यादा रेडिकल इंडोक्ट्रिनेशन साउथ कश्मीर की गई। तो एक साइड से आप एलओसी के नजदीक तो आपका राजौरी पुंछ एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक तो ये एरियाज हैं। जो ये बात है कि दोनों साइड्स में एक आहिस्ता आहिस्ता से एक टेररिस्ट एक्टिविटी इवॉल्व हो रही है, जहां पे साउथ कश्मीर की इंटीग्रेशन विद द प्रो पाक एंड प्रो टेररिस्ट जो एरियाज ऑफ जम्मू के हैं उनके साथ हो, ये इंटीग्रेशन हो गई है। और ये इंटीग्रेशन हो गई है जब एक लेजिस्लेटिव कॉरिडोर बनाया गया राजौरी पुंछ का साउथ कश्मीर के साथ। और जिन लोगों ने, जिसमें मैं कोई हिचक के बगैर आरएसएस के लीडर अरुण कुमार का नाम मैं लेता हूं, उन्होंने जो ये इंटीग्रेशन की है, ये डिस्ट्रक्टिव रही। इससे इंटरनल डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस शुरू हो गई, और इससे ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का जो कॉन्सेप्ट है वो कंसोलिडेट हो गया। और वो कंसोलिडेट हो गया ड्यूरिंग द बीजेपी टाइम। नॉर्मली आर्टिकल 370 के हटने के बाद हम समझते थे कि जो मुस्लिम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंदर से है डिफेक्टो, इसको डिसमेंटल किया जाएगा। इसको डिसमेंटल नहीं किया गया, इसके बदले एक डेवलपमेंटल मॉडल अडॉप्ट किया गया, एक कम्युनिकेशन मॉडल अडॉप्ट किया गया, जिससे ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर कंसोलिडेट हो गया। अब ऐसी सिचुएशन है कि अगर साउथ कश्मीर में अगर कोई टेररिस्ट कोई गठबंधन करता है, उसके लिए ऐसी कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, बेस्ट कम्युनिकेशन लिंक्स है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के किसी भी एरिया में इजीली भाग सकता है। और अगर राजौरी पुंछ में कोई घटना घट सकती है, वो इजीली कश्मीर जा सकता है। ये जो ये कम्युनिकेशन मॉडल और डेवलपमेंटल मॉडल भाजपा के टाइम पे इवॉल्व हो गया, ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव रहा। और हमने बार बार भारत सरकार को चेताया, आप ऐसा नहीं कीजिए, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कीजिए जिससे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिंदूज ऑफ जम्मू घट जाएगी। आप इसको एक्सपंज आउट नहीं कीजिए इक्वेशन में से, लेकिन पूरा जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क बना पिछले 10 साल में, उसमें जम्मू को तो एक्सपंज आउट कर दिया गया, या हिंदू जम्मू को एक्सपंज आउट कर दिया गया इक्वेशन से, और उसको कहा गया कि ये हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस की ये बड़ी विक्ट्री है। और अब इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि किसी भी एरिया में टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, वहां के टेररिस्ट को भागने के मतलब चारों साइड से अब रास्ते हैं, वो किसी भी रास्ते को इस्तेमाल करके वहां से अपने आप को निकाल सकता है। तो एक सिलसिला है जो चला है, और ये मैं संजय जी बड़ा निवेदन करता हूं आपको, ये बेवकूफी के कारण नहीं है। आप और मैं लोग, हम लोग कोई बड़े रॉकेट साइंस की बात नहीं करते हैं। ये एक सबवर्सिव एंट्रेंचमेंट है, जहां पे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कंसिस्टेंटली कोई भी ऐसा मेजर नहीं लेती है
जिसके कारण जो लोकल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स या जो लोकल एनवायरनमेंट है जिसमें टेररिज्म पनपता है उसको वो खत्म कर पाए। वो डेवलपमेंट के नाम पे, पीस के नाम पे स्टेट को हार्नेस किया जाता है, स्टेट की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हार्नेस किया जाता है ऐसे कि अल्टीमेटली सेपरेटिस्ट जो ग्राउंड है, जो उसकी धरातल है, वो प्रिजर्व रहे, वो प्रॉस्पर करती रहे। ये इस वक्त भी हो रहा है। एक विशियस कनेक्टिविटी बिटवीन द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो एलओसी के नजदीक हैं और रेडिकलाइज्ड मुस्लिम एरिया जो एलओसी से दूर हैं, उनके बीच में एक कनेक्टिविटी का एक जबरदस्त विशेष एक प्रोसेस बन गया है और जिसको तोड़ना इमीडिएटली के लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे आपके ध्यान में लाना है, जो मतलब बार बार मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार बहुत समय से एक स्टैटिस्टिकल मॉडल को सामने रखती है और उसमें वो ये कहती है कि भाई आज कितने टेररिस्ट हैं और पहले कितने टेररिस्ट हैं थे, आज कितनी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हुई और पहले कितनी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हुई, या आज के टाइम पे अक्रॉस एलओसी इस पे बेसिस पे कितने लोग एक्टिव हैं, अब कितने एक्टिव हैं। ये चीजें मुझे लगता है ये सारी एक वेग फॉर्मुलेशंस के बेसिस पे चलती हैं। टेररिस्ट कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं रखते हैं। ये एक छोटा सा फैक्टर है, आपके इंटेलिजेंस के आधार पे आपकी कितनी इंफॉर्मेशन है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को भी एनालाइज करोगे, डायरेक्टर जनरल पुलिस के लेवल पे बार बार जब इनपुट्स आते हैं ऐसे, आपको लगेगा कि यार ये स्टैटिस्टिक्स तो बार बार चेंज हो रही हैं, ये असेसमेंट्स तो बार बार चेंज हो रही हैं। इन भारत सरकार की तरफ से क्वालिटी ऑफ टेररिज्म को लेके, द नेचर ऑफ टेररिज्म को लेके और द मैसेज ऑफ टेररिज्म को लेके कोई चिंतन नहीं है। बार बार सिक्योरिटी रिव्यूज हो रहे हैं और हमको कहीं पे भी ये नहीं लगता है कि सिक्योरिटी रिव्यूज ऐसे विषयों पे हो रहे हैं और ये अपने पैराडाइम्स को चेंज कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मोर मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमको नहीं लगता। हमको लगता है कि सिक्योरिटी रिव्यूज इसलिए होते हैं कि थोड़ा बहुत पब्लिक ओपिनियन को डिफ्लेक्ट किया जाए, पब्लिक ओपिनियन को कहा जाए कि भाई हम बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। देखिए अभी इस वक्त जम्मू में पिछले 3 हफ्ते से एक एनकाउंटर चल रहा है। कठुआ में जो एनकाउंटर शुरू हुआ है वो चल रहा है, हमको मालूम नहीं वहां पे क्या हुआ, जिसमें 4 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। ये बार बार जम्मू में हो रहा है पिछले 2 साल से, महीने महीने के एनकाउंटर्स हो रहे हैं और किसी भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने, किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने इसका संज्ञान नहीं लिया और कहा कि एक नई हाईली मिलिटराइज्ड मिलिटेंसी का डॉन हुआ या वो ऑपरेट कर रही है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में जो घटना घटी, वो आए, उन्होंने मारा, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, क्लियरली बताया कि वो हिंदुओं को ढूंढ रहे हैं और बाद में वहां से चले गए। कश्मीर घाटी में भी जो रिलेटिवली जम्मू से कम टेररिस्ट एक्टिविटी कुछ समय हुई, लेकिन वहां पे भी जो एनकाउंटर्स हुए वो हफ्तों चले हैं। किसी भी व्यक्ति ने इसका संज्ञान नहीं लिया कि भाई टेररिस्ट के पास बेटर वेपन्स है, इनके पास बेटर कम्युनिकेशन सेटअप है, इनके पास बेटर मोबिलिटी है, ये मोर मिलिटराइज्ड है, ये कमांडो लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कंपेरेबल है टू द कमांडो लाइक से जो यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ग्रुप्स हैं। जब आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे, आप यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दैट कि टेररिज्म की इंटेंसिटी, टेररिज्म की शेप एक ऐसे टाइम पे जब हम क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो गया है, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो गया, आप देखेंगे कि उस वक्त टेररिज्म जम्मू कश्मीर में मोर सोफिस्टिकेटेड बन गया है, ये मोर मिलिटराइज्ड बन गया है, ऑपरेशंस मोर मिलिटराइज्ड हैं। तो वायलेंस को कैलिब्रेट किया जाता है, वायलेंस को मिलिट्री टारगेट्स के प्रति रखा जाता है, मिलिट्री अम्बुश किए जाते हैं और जब ऐसी कैपेबिलिटी आ जाती है तो सॉफ्ट टारगेट्स को मारना बड़ा इजी होता है। ये उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है, वो कब डिसाइड करें कि किस नेचर का अटैक सिविलियन पे करना है। और इस बार ये एक प्रोफाउंड मैसेज है और मैं तो समझता हूं कि भारत सरकार को पहला काम जो करना चाहिए, उनको एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू करनी चाहिए कि भाई टूरिस्ट वहां पे सेफ नहीं है। द फर्स्ट थिंग एंड द सेकंड थिंग दे शुड से दैट द टेररिस्ट वायलेंस इज जिनोसाइड। इन्होंने कश्मीर में हिंदू जिनोसाइड किया है और इनका जिनोसाइडल एट्रिशन फैल रहा है। इन 2 बातों को जब तक नहीं मानेंगे, बाकी कोई पॉलिसी आगे काम नहीं करेगी, क्योंकि दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स दे शुड डू। They should tell, educate people of India कि भाई कश्मीर हिंदुओं के लिए सेफ नहीं है।
स्पेसिफिकली कश्मीर कह के कहिए कश्मीर सेफ नहीं है। इट हैज टू बी, लोकल पॉपुलेशन सेगमेंट्स को समझना चाहिए कि टेररिज्म उनकी कोख में से ऑपरेट करता है और लोगों को यह मालूम है। इससे कोई भी जो प्रो इंडिया सेगमेंट है नाराज नहीं होगा। वो समझेंगे कि पहली बार भारत सरकार ऐसी पॉलिसीज ले रही है जिससे टेररिस्ट लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक अट्रिशन का एनवायरनमेंट बिल्ड हो रहा है। उनको पहली बार लगेगा कि हमने एक ऐसी एसिमेट्री को इंट्रोड्यूस किया है जिसका कम से कम लोकल इंपैक्ट है, अगर इंटरनेशनल इंपैक्ट नहीं रहेगा। और दूसरी बात, आप ऑब्जेक्टिव को तो मान लिए, जिहादी वायलेंस हिंदू जिनोसाइड किया है, आप क्यों नहीं मानते? ये जिनोसाइड फैल गया है, पूरे इंडिया में फैल गया है। जहां पे भी आपको हिंदुओं के खिलाफ कोई एक्टिविटी दिख रही है उसका एक जिनोसाइडल नेचर है, जिनोसाइडल एट्रिशन का फैलाव हो रहा है। इस बात को आप रोक नहीं पाएंगे से, अगर आप जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में जो टेररिस्ट वायलेंस है, इसके आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन नहीं करोगे और फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। एक जो और भी एक सवाल जो सामने खड़ा हो रहा है कि इसको पूरे जो ये एक घटना हुई है इसके लिए पाकिस्तान के विरुद्ध एक्शन किया जाएगा और पाकिस्तान के विरुद्ध एक्शन करने के बाद में फिर ये कहा जाएगा कि हमने इसका बदला ले लिया, लेकिन जो मूलभूत जो इश्यूज है उनको एड्रेस संभवतः नहीं किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि एक मेजर टेररिस्ट अटैक के बाद 3 करती है सरकार की तरफ से होती है, जो भाजपा सरकार के टाइम पे भी इंटेंसली हुई। एक तो इमीडिएटली पाकिस्तान पे ब्लेम किया जाता है, बाद में आप देखेंगे 1-2 दिन में LOC पे कुछ फायरिंग होगी और कहेंगे कि कुछ लोगों को मारा गया वहां पे, हमने वहां से टेररिस्ट को मारा वहां पे। तीसरा, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है और कहा जाता है कि हमने जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे इस एक्ट के लिए उसको आइडेंटिफाई करके मार दिया। अच्छा, ये सच है या झूठ है, लेकिन ये एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है। उस बात से अपने आप को अलग करने के लिए जो बातें आपको एक्चुअली करनी चाहिए, पाकिस्तान की जिम्मेवारी है, पाकिस्तान कर रहा है। हम इनको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान पे प्राइस एक्सट्रैक्ट नहीं कीजिए, लेकिन आप पूरे पान इस्लामिज्म के स्वरूप को देख लीजिए। और वो पान इस्लामिज्म का एक कंपोनेंट पाकिस्तानी स्टेट के साथ भी इन कॉन्फ्लिक्ट है और एक कंपोनेंट पाकिस्तान स्टेट के एट डिस्पोजल पे है। तो जो ये दो तीन जो वहां पे मेजर टेररिस्ट फॉर्मेशन है जो आपस में कंपटीशन में है, पाकिस्तानी स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है या कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में है, इन सारे टेररिस्ट ग्रुप्स का ऑन दिस साइड, ऑन इंडियन साइड, इनका एक कन्वर्जेंस बनता है। और पाकिस्तान ने और बाकी ग्रुप्स ने भी कोशिश किया इस कन्वर्जेंस को इंटेंसिफाई किया जाए, क्योंकि एंटी हिंदू वायलेंस करना, एंटी इंडिया वायलेंस करना, ये उनको जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है उससे दूर ले जाता है, या आपस में एक दूसरे को वो जो प्रूव करना चाहते हैं कि हम ज्यादा इस्लाम का ख्याल रखते हैं, उस कंपटीशन के तहत भी उनका कन्वर्जेंस हो जाता है इस साइड पे। भारत सरकार पहले, इससे पहले कहे कि पाकिस्तान कर रही है, क्या भारत सरकार तैयार है पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने? क्या उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं? अब मैं आप ये बात कर रहा हूं, आप कहेंगे कि अजय जी आप क्या बात कर रहे हो। देखिए, मेरी जानकारी में है कि हमारे जितने एयरफोर्स के स्क्वाड्रन होने चाहिए उतने नहीं है। 1960 से ही जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने कहा कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको कभी फुलफिल नहीं किया गया। हमारे पास, आप देखिए, आडवाणी जी के टाइम पे CRPF को डिप्लॉय किया गया ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी 2 या 3 दिन पहले CRPF के डायरेक्टर जनरल बोलते हैं कि भाई हमको अब एक कोबरा रेजिमेंट को करना है रेज, जो जंगल और माउंटेन वॉरफेयर को फाइट करेगी। दैट मींस they don't have as yet an expertise of fighting the jungle or mountain warfare। ये सिचुएशन है। तीसरी बात, आपने देखा कि जब गलवान हुआ उस वक्त भी हम जैकेट्स ढूंढ रहे थे, उस वक्त भी हम शूज ढूंढ रहे थे, हायर रीचेस में जो लड़ाइयां हुई। उससे पहले जब कारगिल इंट्रूजन हुआ उस वक्त भी हम कपड़े ढूंढ रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, उनके लिए जूते ढूंढ रहे थे, उनके लिए हमको टेंडर निकालने पड़े। वी आर फार अवे फ्रॉम 1964 फेलियर, जो 1964 में
नेहरू के टाइम पे फेलियर हुआ है, वो फेलियर्स अभी भी क्यों परसिस्ट कर रहे हैं? बीजेपी के टाइम पे भी अभी क्यों परसिस्ट करने हैं? किसी ने उनको सवाल ही नहीं पूछा कि भाई आप फेल हो रहे हो, आपकी तैयारी नहीं है, ये क्या कारण है? M4 कार्बाइन्स टेररिस्ट के पास हैं और हमारे पास क्या कम्युनिस्ट ग्रेड इक्विपमेंट हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है? क्या हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स ऐसे हैं जो M4 का ब्रेस्ट विथस्टैंड कर सकेगी? आप देख लीजिए, आप मालूम कर लीजिए, इनके पास सिक्योरिटी फोर्सेस के पास प्रॉपर बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं है। तो ये अगर तैयारी ही नहीं है, पाकिस्तान को धमकी देके क्या होगा? उनको मालूम है कि आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी नहीं है, आप वाइडर कॉन्फ्लिक्ट कर ही नहीं सकते हो। और अगर आप वाइडर कॉन्फ्लिक्ट करने की क्षमता होते तो आपके पास कम से कम एक बात होती। देखिए, भाजपा के टाइम पे दो काउंटर रेस्पॉन्सेस को हाईलाइट किया गया। एक उड़ी के वक्त जो उन्होंने LOC पे किया, और दूसरा जिसको उड़ी ऑपरेशन कहते हैं, और दूसरा जो बालाकोट में इन्होंने किया। इन दोनों ऑपरेशन से पहले आप 5, 6 या 10 टेररिस्ट एक्ट लीजिए, दोनों ऑपरेशन के बीच में पाकिस्तान के टेररिस्ट एक्ट लीजिए, और बालाकोट ऑपरेशन के बाद टेररिस्ट एक्ट को ले लीजिए। आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को डिप्लॉय किए बगैर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कमांडो ऑपरेशंस हमारी टेरिटरी पे किए, और जिसका संज्ञान, जिसको हमने इग्नोर किया। हमने पठानकोट के हमले को इग्नोर कर दिया, कठुआ में जो बार बार हो रहा है हमने उसको इग्नोर किया। देखिए, जम्मू में जो अटैक्स हुए आर्मी पे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बोलते हैं इनमें बहुत से अटैक्स एम्बुशेस थे। टेररिस्ट वहां से आते हैं, हिंदू मेजॉरिटी एरिया में घूमते हैं, लोगों से फूड लेते हैं, लोगों को डिक्लेयर करते हैं अपनी प्रेजेंस को, बाद में मूव करते हैं जंगल्स में, और बाद में ऐसा लगता है कि कुछ दिन के बाद आप सुनते हैं कि टेररिस्ट एम्बुश हो गया और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। हाउ इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान से आया हुआ टेररिस्ट एक होस्टाइल टेरिटरी में ऑपरेट करता है, जंगल वॉरफेयर को जानता है, माउंटेन वॉरफेयर को जानता है, और हमारे लोग कहते हैं कि भाई वहां पे हम इसलिए अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी ट्रेनिंग नहीं है, हमको अभी कोबरा फोर्स को डेवलप करना है। ये जो ये ना तैयारी है, ये ना तैयारी क्यों है? इसकी जिम्मेवारी कौन ले सकता है? मुझे संजय जी, मैं बड़े विनम्र तरीके से, मैं आपको मालूम है, मैं आई एम नॉट यूज्ड टू हाइपरबोल। मनोज सिन्हा जी, अजीत डोवल जी, अमित शाह जी, इन तीनों के बीच में किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। ये हमारे कारण हो गई गड़बड़। एक बार तो दिखाएं कि इनके पास लाल बहादुर शास्त्री जी की कमिटमेंट है कि फेलियर एक हो गया तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। इनमें से कोई तो कहे कि भाई हाँ, हमारी सोच में ये गलती हो गई। क्या हमको अमित शाह जी से पूछना नहीं है कि आप रिव्यू बार बार करते हैं, टॉप सिक्योरिटी फोर्सेस आते हैं, टॉप एजेंसीज आते हैं, आप क्या किस बात का रिव्यू करते हो? आपने कोई पैराडाइमल बात कभी डिस्कस की है क्या? अभी भी आप ये नहीं कहते हो ना टेरर हैज नो रिलीजन। कल जो घटनाएं हो गई हैं उसमें बिल्कुल सामने है ना कि टेरर का रिलीजन है, वो उनका रिलीजियस एनिमी भी बिल्कुल क्लियरली डिफाइन है, और वो अपने रिलीजियस एनिमी को ढूंढ रहे हैं और कमिटेड हैं उसको खत्म करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपके समय में अगर ये नहीं ठीक होगा तो फिर क्या राहुल गांधी के समय में ये ठीक होगा? आप हमको बताइए। फिर तो हम कंडेम्ड, हम तो कंडेम्ड फॉर लाइफ हैं, टू अल्टीमेटली डाई स्लोली। इसमें से तो कहीं पे निकालिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता है, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ होता है, नागपुर में हिंदुओं पे हमला होता है। ये सारी घटनाएं एक आइडियोलॉजिकल कॉन्टिनम का हिस्सा है। और जो कश्मीर में हो रहा है, कोई इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कोई आर्मी का ऑफिसर, कोई पॉलिटिकल लीडर हमको बोलता है ये कॉन्टिनम है, हम इस कॉन्टिनम को फेस कर रहे हैं, और इसके लिए हिंदुस्तान के लोगों को तैयार करना है, उसके लिए इंडियन आर्मी को तैयार करना है। पाकिस्तान को ब्लेम, अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि आप इमीडिएटली पाकिस्तान को कोई प्राइज दिलवा सकते हो, तो पहला काम कीजिए, डिक्लेयर दैट हम बलोचिस्तान में डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट बलोचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट के लिए दे रहे हैं। इस बात को डिक्लेयर कीजिए। इसको ये छुटपुट नहीं कहिए कि हमने वहां पे कमांडो भेजे वो काम करने। आपकी पॉलिसी होनी। जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्लियरली कहा कि जम्मू कश्मीर उसकी शाहरग है, उसको बताइए हम किस तरह से आपकी हर एक शाहरग को कोट का, जो भी आपकी शाहरग है, पाकिस्तान में जो आपकी शाहरग है उनको काटेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे।
तो इससे बड़ा समय क्या है कि प्राइम मिनिस्टर को कहने का कि भाई हम बलोचिस्तान में जो लोगों के साथ हो रहा है, हम उनकी इंडिपेंडेंस के लिए हैं, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए हैं, हम उनको सारा डिप्लोमेटिक और दे देंगे, सपोर्ट दे देंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट दे देंगे। इतना तो हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। लड़ाई की तो बाद में बात है। पाकिस्तान में मिलिट्री प्राइस एक्सट्रैक्ट करने की तो बाद में बात है। पिछले 2 महीने से पाकिस्तानी जनरल्स ने क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि इंडिया के साथ लड़ाई है, इंडिया एक हिंदू इंडिया के साथ लड़ाई है। क्लियरली उन्होंने डेलिनेट किया है। वहां के सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या आर्मी ऑफिसर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप की जो बातें हैं वो क्लियरली बोल रहे हैं कि हमको जब तक ना इंडिया को हम डेटर करें तब तक हमारी यहाँ पे ठीक नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी पोजीशन तो करेक्ट होनी चाहिए। तो आप ये दूसरी बात है, आप कहोगे कि हम पाकिस्तान पे अब ऑपरेशन करेंगे। आप क्लियरली कीजिए सपोर्ट, आप बलोचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई आपको हर्जा नहीं है। आइडेंटिफाई करने के लिए उन लोगों से जो अपनी आइडेंटिटी को इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ जोड़ के नहीं, जो अपनी आइडेंटिटी को सिविलाइजेशन आइडेंटिटी के साथ जोड़ के वो वहां पे मूवमेंट चला रहे हैं, क्या ये हमारा प्राइम टारगेट नहीं होना चाहिए इसको करने का? पाकिस्तान अपनी इनरोड्स बांग्लादेश में कर रहा है, आप स्टॉप कीजिए। आपने बहुत हमको कहा, आपने हमको बहुत कहा कि अब ये करेंगे, अब आप बताइए ऑपरेशन। ये मैं सारी बातें मिलिट्री ऑपरेशन से लेस बोल रहा हूं, मैं मिलिट्री ऑपरेशन की बात ही अभी नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन से पहले की बहुत सारी चीजें हैं। आपने को इंडस वाटर ट्रीटी भी तो आपने साइन कर रखी है, जिसको आप बड़े अभिमान से कहते हैं कि साहब की हमारी इतनी सारी जंगें हुई फिर भी वो ट्रीटी कायम है। जी, पाकिस्तान प्लान में जब पार्टीशन हुआ, वहां पे कहीं पे भी हमने इस पे बात की, वहां पे कहीं पे उस वक्त ये बात नहीं थी कि भाई वाटर रिसोर्सेज का क्या करें। हमने यूनिलैटरली उनको 3 रिवर्स का, डाउन राइपेरियन रिवर्स का अधिकार दे दिया। एक बार तो उनको कहें कि भाई ये आपका अधिकार नहीं है। एक बार तो इंटीग्रेट करें इस प्रोसेस को, उनके अप्रोच को इंडिया के साथ, जो हॉस्टिलिटी है उसके साथ। If they continue to wage war, if they continue to have the objective of destroying India, तब why should we hold on to any treaty? चाहे वो गलत है, ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं उस ट्रीटी के साथ? एक बार तो उनको कहें। हमने तो उनको चावल भेज दिया, हमने तो उनको खांड भेज दिया, क्यों? क्या हुआ उससे? उससे क्या होगा? कौन सा गुडविल आपका क्रिएट हो गया? They have changed their approach. अगर ये कहते हैं कि सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान हमारा नंबर 1 एनिमी है। फिर आप पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने की आपकी कोशिश नहीं करेंगे। फिर आप पाकिस्तान की सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, उसमें जो एंटी इंडिया हो रहा है, वो आपका कंसर्न होना चाहिए। देखिए, पूरी वायलेंस जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आइडियोलॉजिकली देवबंदी वायलेंस है। देवबंदी वायलेंस को ही ग्लोबली माना गया है, देवबंदी आइडियोलॉजी को माना गया है दैट इट इज वन ऑफ द, जिसको आप कहें प्लैंक्स, वन ऑफ द स्टेपिंग स्टोन जिस पे इंटरनेशनल टेररिज्म चल रहा है। और देवबंद की सबसे सेफेस्ट सेंचुरी इंडिया में है। देवबंद में ही है। मुस्लिम लीडर्स आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग बोलते हैं कि भाई देखिए देवबंद किस तरह से किस तरह की इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस का हिस्सा है। आपने कभी इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। द सैंक्चुरी ऑफ द आइडियोलॉजिकल सोर्स ऑफ पान इस्लामिक जिहादी वायलेंस इज इन इंडिया, प्रोटेक्टेड बाय इंडिया। जी, और इसके अतिरिक्त और क्या नॉन काइनेटिक एक्शंस हो सकते हैं? कि मैं आपको इनुमरेट करता हूं। द फर्स्ट थिंग, नॉन काइनेटिक एक्शन को मानना चाहे कि कश्मीर में जो वायलेंस हो गई है हिंदू के खिलाफ, ये जिनोसाइडल वायलेंस। द फर्स्ट थिंग इज, नंबर 2, इनको एक जिनोसाइडल लॉ लाना चाहिए, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तीसरी बात, इनको कहना चाहिए कैटेगोरिकली, मोदी सरकार को कहना चाहिए कि हिंदूज हैव बीन फेसिंग अ 1000 ईयर लॉन्ग जिनोसाइडल वॉर, और इंडियन स्टेट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वॉर को रोकना, इस वॉर को डिफीट करना। ये तीसरी बात होनी चाहिए। चौथी बात जो भारत सरकार को करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि भाई हम कमिटेड हैं
उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो अनएम्बिगुअसली इंडियन है। बोथ साइड्स पॉलिसीज को हम अबंडन कर रहे हैं। मुस्लिम सब नेशनलिज्म एज ए मींस ऑफ रिट्रीविंग मुस्लिम्स फ्रॉम पान इस्लामिज्म, ये गलत सोच है। ये अरुण जेटली के टाइम पे इसको पहली बार किसी पॉलिटिकल लीडर ने एनंशिएट किया कि हम हाफे टेररिस्ट को पे इन्वेस्ट करके उनको इस साइड से लाएंगे। टेररिज्म सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म के रास्ते से नहीं आता है, नेशनलिज्म सेपरेटिज्म के रास्ते से नहीं आता है। इस पॉलिसी को इनको तर्क करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये रिलीजियस सब नेशनलिज्म को कमिटेड पार्टीज हैं। इनके बारे में क्लियर, दे आर नॉट सेकुलर फॉर्मेशन। इनका कमिटमेंट सेकुलरिज्म के लिए नहीं है। इनको जो सेकुलर इंसुलेशन मिली है उसको विड्रॉ करना चाहिए भारत सरकार को, क्लियरली डेलिनेट करके। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक भारत सरकार ये कहे कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में सब नेशनल डिनोमिनेटर्स को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, और भारत की सेकुलर उद्घोषणा के बाद रिलीजियस सब नेशनलिज्म को कहीं पे भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और भाजपा को कम से कम ये प्रॉमिस करना चाहिए, न तो वो कश्मीर में किसी रिलीजियस सब नेशनल पार्टी के साथ अलायंस करेंगी, न तो पंजाब में किसी रिलीजियस सब नेशनल पार्टीज के साथ वो अलायंस करेंगी। इस बात को डेलिनेट करना। इंजीनियर रशीद को ही ले आए थे। हाँ देखिए, नहीं आजकल ऐसे लोगों को हमको हंसी आती है। मतलब मैं अगेन, हम जब अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 को निरस्त किया और बाद में रीऑर्गेनाइज किया, हम समझते थे कि शायद मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पे एक नए स्टेट्समैन हमारे आगे हैं। लेकिन बाद में हमने देखा कि वो सोच तो वही है। अब देख लीजिए, मुझे अमित शाह जी इलेक्शन के टाइम पे कश्मीर में जमात इस्लामी के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, जमात इस्लामी बैंड है। अमित शाह जी ऐसे हुर्रियत के ग्रुप्स को बोल रहे हैं हमारे साथ आगे, जिनका कोई वैल्यू नहीं। शुड दे डिजर्व, जिनके बारे में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि ये हमारी तरफ आ रहे हैं हुर्रियत के लोग, क्या अमित शाह जी उनको ये स्टैचर दे दें? आप देख लीजिए, खुद आप मालूम कीजिए उनके बारे में, उनकी पहचान क्या है कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी में। अच्छा, ऐसे लोग जिन्होंने अनफ्लिंचिंगली, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, जिन्होंने अनफ्लिंचिंगली इंडिया के साथ काम किया, वो सारे अबंडेंट क्यों हैं अमित शाह जी के टाइम पे? इन्होंने अपने लोगों को वहां पे तर्क कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता है कि अरुण कुमार जैसा व्यक्ति अभी भी जम्मू कश्मीर के साथ क्यों हैंडल कर रहा है। अमरनाथ एजुकेशन के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स खत्म हो गए, और बिकॉज ये आदमी सुपरवाइज कर रहा था संघर्ष समिति को, हिंदुओं को बोल रहा था कि मैं आपका काम कर रहा हूं, और असली काम कर रहा था किसी तरीके से पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का ऑफिसर ने। तो किस तरह से है वो अभी भी वहां पे? जी, तो आपने एक्सपेरिमेंटेशन की, हम नॉन कश्मीरी को एमपी बनाएंगे। आपने राजौरी पुंछ को साउथ कश्मीर के साथ जोड़ा, आपने प्रो पाक एरिया जम्मू के मोस्ट रेडिकलाइज्ड एरिया के साथ जोड़ा, और आपने कहा कि मैंने ये जीनियस कर दिया। आपने जो डिलिमिटेशन जैसी की, उसमें कोई आपने जो फायदा मिलना चाहिए था इंडिया, वो किया नहीं आपने। तो नॉन काइनेटिक एक्शन में पहले फंडामेंटल प्रोमाइसेस तो करेक्ट कीजिए। आपकी लाइन ये है कि भाई हिंदू के साथ जो करना था किया। बीजेपी गवर्नमेंट हैज टेकन द इश्यू ऑफ द रिलीजियस क्लींस ऑफ हिंदूज या जीनोसाइड ऑफ हिंदूज, जिसको आप कहेंगे कंसोलिडेशन की तरफ। जीनोसाइड का एक डिनायल का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस तो है ही भारत सरकार का, वो उसको अबंडन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस विषय को कंसोलिडेशन की तरफ लिया। कंसोलिडेशन का मतलब ये हुआ कि जब जीनोसाइड एक नॉन इश्यू बन जाए। इसकी लीडरशिप को स्पीयरहेड किया अमित शाह जी ने। क्यों किया? उसको नहीं सिलेक्टिवली हिंदुओं को मारा गया वहां पे, और हर एक किलिंग के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे ये कहा हमने क्यों मारा, और बाद में भारत सरकार की तरफ से बयान ये आया कि भाई हम कश्मीर की मिलिटेंसी में हमको कम्युनल एलिमेंट नहीं देखना चाहिए। वो क्या मिलिटेंसी को सेकुलराइज करना चाहते हैं, जिहाद को सेकुलराइज करना चाहते हैं? बहुत से मेजर से जो कर सकते। सफोकेटिंग एक्सपीरियंस है संजय जी। मतलब ये हम इतने साल से लगे हैं कि हमारे लिए, हम तो लगे ही रहेंगे, लेकिन सफोकेटिंग। अच्छा, ये आपका जो सेपरेट जम्मू वाला मूवमेंट है,
क्या ये सही समय है कि इसको दोबारा बढ़ाया जाए? देखिए, बढ़ाना चाहिए, लेकिन भाजपा के 10 साल में मैं आपको एक बहुत ग्रिम रियलिटी बताऊंगा। भाजपा के पावर में आने से पहले जम्मू के वेरियस हिंदू ग्रुप्स, हम सब लोग हर एक इशू पे एजिटेट करते थे, बोलते थे, मोबिलाइज करते थे, लोगों को एजिटेट करते थे। जो ही भाजपा पावर में आ गई, ये सारा पैरालिसिस में हो गया। आज अभी जम्मू में डिबेट चल रहा है कि हमको कश्मीर में जो हुआ है इसके लिए बंद करना चाहिए कि नहीं, उनकी श्रद्धांजलि के लिए हमको क्या अपनी दुकानें बंद करनी चाहिए कि नहीं। ये पहले नहीं होता था, पहले स्पॉन्टेनियसली लोग निकलते थे। ऐसा क्यों हुआ? ये पैरालिसिस किसने किया? जम्मू सिटी में लव जिहाद के तहत एक हिंदू लड़की को हैक किया गया, टुकड़े टुकड़े किया गया, और प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो जम्मू के लीडर्स जो मोबिलाइज कर सकते थे, कर रहे थे, वो इस वक्त बीजेपी में ही है, इसलिए पैरालाइज्ड है। दे आर ऑल पैरालाइज्ड। बीजेपी हैज एक्टेड एज एन एनेस्थीसिया एजेंट। इनको कहीं पे तो सोचना चाहिए कि भाई जो एक जहां पे एक वॉर एरिया होता है, वहां पे जो पीपल्स रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट द एंटी नेशनल, जो अगेंस्ट द नेशनलिस्ट, उनको लगना चाहिए कि भाई उनको एक्टिवेट रखना, ये क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद अमित शाह जी का फरमान था कि आप इसको सेलिब्रेट नहीं कीजिए, जम्मू में, लद्दाख में इसको सेलिब्रेट नहीं कीजिए। ये मुझे बताइए, इसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है, इसके टैक्टिकल अप्रोच क्या है? इनको कौन इंफॉर्मेशन देता है? ये कैसे असेसमेंट करते हैं ग्राउंड पे? आपको सजाद लोगों को आगे चलाना है कि अल्ताफ बुखारी को आगे चलाना है? ये असेसमेंट इनको कौन देता है? क्या वो सबवर्सिव एलिमेंट्स अंदर बैठे हैं जो इनको बोल रहे हैं? और मैं आज के इस प्रोग्राम में कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा डैमेज जो जम्मू कश्मीर को हो रहा है, जो हिंदुओं को हो रहा है, वो संघ की थिंकिंग से हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थिंकिंग से हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता से मोहन भागवत कहीं कहीं एक अभिशाप तो नहीं बन गए हैं हिंदुओं के लिए? ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। हमको तो अब जो माओविस्ट सेकुलरिज्म प्रीच करते हैं, उससे वर्स्ट सेकुलरिज्म प्रीच कर रहे हैं। इट्स अ नेशनल, देयर इज अ जिहाद का एक नेशनल एक अनफोल्डिंग हो गया है। पिछले 5 साल में आपने जिहादी वॉर को मल्टीपल फ्रंट्स पे देखा है। इसके लिए तैयारी करने के बजाय अगर आप ट्रिविलाइज इसको करेंगे, अगर आप ये कहेंगे हम टूरिज्म के माध्यम से टेररिज्म जीतेंगे, तो ये बुद्धूपन नहीं है, ये खुदकुशी है। आप हिंदुओं को एक खुदकुशी करवा रहे हैं। देखिए, जम्मू के हिंदू को राइज करना चाहिए, लेकिन जम्मू के हिंदू के जो जिनको मैं जानता हूं, जो लीडरशिप है, जो काम कर रही थी जम्मू में, वो इस वक्त बीजेपी में। एक भी बंदा बाहर नहीं है। और हम कोई आइडियोलॉजिकल राइवल्स नहीं है बीजेपी के। हमको कोई बीजेपी को क्रिटिसाइज करना हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी को तो बात करनी है। आप सही बात बोल रहे हैं, मैं तो जम्मू की ही बात नहीं कर रहा हूं। आप देख लीजिए जो महाराष्ट्र में नागपुर में हुआ, इसकी इंप्लीकेशंस क्या है, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है उसकी इंप्लीकेशंस क्या है। ये कॉन्टिन्यूटी है, और इस कॉन्टिन्यूटी में जैसे हिंदू को सोचना है, वो सोचने से रोकने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रही है। कभी कभी मुझे लगता है कि भाजपा कभी कभी मुझे बेटर लगती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। मुझे लगता है कि यहां पे कम से कम बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे तो कि मेंटल पैरालिसिस है। मैं सच बोल रहा हूं और आपके साथ मैं दिल की बात बोल रहा हूं। मैं कभी कभी यहाँ पे भाजपा के बाहर के लोगों से बात करता हूँ, मुझे लगता है कि उनके साथ बात करना तो ठीक है, वो तो बात को समझते हैं, कम से कम रिकॉग्नाइज तो करते हैं हेल्पलेसनेस को। और भाजपा के नेताओं से बात करते हैं, वो बोलते हैं हमारे साथ बात नहीं करो, अमित शाह जी से बात करो। थिंकिंग लेवल ही पैरालाइज हो गई है। आप आइए विश्लेषण कीजिए, जम्मू में जो बातें आप और मैं कर रहे हैं, ये बातें कर ही नहीं रहे हैं किसी के लेवल पे। हम कोई बहुत बड़ी जबरदस्त सोफिस्टिकेटेड बातें नहीं कर रहे हैं। आम नागरिक कॉमन सेंस जो समझ सकता है वो बातें कर रहे हैं। So we are in a difficult situation. The message is
2 साल से जम्मू में हमले हो रहे हैं और इनका प्रॉपरली विश्लेषण ही नहीं हुआ है। मैंने आपको सिंपल बात कही, द मिलिटेंट वायलेंस, terrorist violence has become far more militarized. The operations of militancy are become commando-like operations. They can be comparable to the commando action of any regular army in the world. जैश-ई-मोहम्मद की एक्टिविटीज भाजपा के टाइम पे बड़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। अगर हमको ये कहा जाता है कि लश्कर तोयबा के लीडर को हमने वहां पे बंद किया और हम उनके लोगों को मार रहे हैं, ऐसी क्या बात है कि J&K और इंडिया में मेजर टेररिस्ट एक्टिविटीज लश्कर तोयबा कर रहा है? वो कमांड स्ट्रक्चर कौन सा है? उनको फिर कौन चला रहा है? इसको भी तो कहीं पे क्वालिफाई करना है, इसको भी तो कहीं पे क्वांटिफाई करना है। पिछले 4 टेररिस्ट अटैक्स को आप ले लीजिए, ज्यादा दूर नहीं जाइए, उनके नेचर को देख लिया, आपको लगेगा कि उन्होंने टेररिस्ट नहीं अपनी प्रेजेंस को डिक्लेयर किया, टेररिस्ट नहीं एम्बुश किया। टेररिस्ट हमारे माउंटेन टेरेन को बेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, टेररिस्ट हमारे फॉरेस्ट टेरेन को बेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और किस एरिया में? जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया, जहां पे उनको डेमोग्राफिक सपोर्ट नहीं है। तो आप इजीली समझोगे कि टेररिज्म हैज ग्रेजुएटेड टू अ डिफरेंट लेवल। जबकि हमको कभी कहा जाता है 20 टेररिस्ट एक्टिव है, कभी कहा जाता है 120 टेररिस्ट एक्टिव है, कभी इसी तरह से एक स्टैटिस्टिक के जार्गन में हमको फंसाया जाता है। इट्स अ फेलियर। नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स रहेगा। पहले भाजपा सरकार में कोई जिम्मेवारी ले ले। अगर अपराइट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो रिजाइन करे। अगर अपराइट है अमित शाह जी, वो रिजाइन करे। अगर इन दोनों को वो रिजाइन नहीं करवा सकते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को चेंज करें। इसलिए नहीं कि उसी की जिम्मेवारी है, लेकिन किसी को तो जिम्मेवारी लेनी है। जी, तो हमको ये कहते हैं कि हमारे का हालात ठीक है, हालात ठीक है, हालात ठीक के कारण इट्स अ सुसाइडल रिस्पॉन्स दे हैव अडॉप्टेड। एडमिनिस्ट्रेशन में जब अमित शाह जी ये कहेंगे सब कुछ ठीक है, एक कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है। और अगर कॉम्प्लिसेंसी नहीं आ जाएगी, मैं एक और बात, आपकी बात को मैंने बीच में, आप मुझे बताइए कि पूरे जम्मू क्षेत्र में जो लाइसेंस्ड वेपन जिनके पास थे, बहुतों से वो लाइसेंस वेपन वापस लिए गए और अभी तक उनको वापस नहीं दिया गया। इसके पीछे रीजन क्या था? ये अमित शाह जी ने फैसला किया था। जब जम्मू में टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, जब जम्मू में डांगरी का मैसेकर हो गया, उसके बाद ये कहा गया, एकदम से ये बात सामने आ गई कि भाई विलेज डिफेंस ग्रुप जो बने थे उनको ऑलरेडी डिसआर्म किया गया था। बाद में भारत सरकार की तरफ से वक्तव्य आया है कि भाई हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। अगर उन्होंने ये निर्देश नहीं दिया तो वो लोकली किसने किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत यहां पे थी। क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई? किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आपके अपने लोग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लाइसेंस वेपन है, वो आपने उनको रिटर्न क्यों नहीं किया? पहले आपने उनसे लिए क्यों? ये हमको बताइए। ये आपके टाइम पे हुआ। बहुत बड़ा फेलियर है संजय जी। किसी को जिम्मेवारी लेनी है। भाषणबाजी से, प्रोपेगेंडा से टेररिज्म फाइट नहीं होता। जी, सहमत हूं मैं आपसे। भाषणबाजी से, प्रोपेगेंडा से नहीं फाइट हो सकता। जिहाद का नेचर आपको न केवल एक्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये जो जिहाद का दिल जीता जा सकता है, ये जो धारणा है, ये पूरी तरह से डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। और बाकी बहुत कुछ जो है वो ग्राउंड पे जो चेंजेस होने हैं वो होने पड़ेंगे। फेलियर्स बहुत सारी हैं और लगातार हम इनको रेखांकित करते रहें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयजीत चुंगू जी कि आप इस कार्यक्रम में आए और आपने जो बातें कही हैं वो बहुत गहरी बातें हैं। और यदि कोई इनको गंभीरता से सुने और इसका कुछ अंश भी इम्प्लीमेंट कर दे तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ अब हो सकता है। लेकिन हम आशा ही कर सकते हैं, और तो क्या करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चुंगू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।